अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एम डी कैट 2022 फिज़िक्स के जितने भी एमसीक्यूज़ इस टेस्ट में आए थे इसको हम हल करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो है इसको हम हल करते हैं वो है टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ टेम्परेचर टी ए 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर टी बी 0 डिग्री सेल्सियस आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर उन्होंने थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ इशारा किया हुआ है। और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर टी ए है और दूसरा सिस्टम है जिसका टेम्परेचर टी बी है, तो दोनों का टेम्परेचर मुख्तलिफ है। तो अगर इसको हम थर्मली कंटेक्ट करते हैं, यानी इसको हम थर्मली इस तरह कंटेक्ट में लाते हैं, तो हीट जो है ये तीन तरीक़ों से फ्लो होता है। एक होता है कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन। तो कंडक्शन के ज़रिए हीट इसमें फ्लो करेगा। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से हीट जो है ये ट्रांसफ़र करेगा और इन तब तक यहाँ से हीट ट्रांसफ़र करेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, यानी टी ए, when TA become equal to TB, then we can say that the system is in equilibrium, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में फिर ये सिस्टम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम फिर ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो चूँकि ये आइडियल केस नहीं है, ये जो है रियल केस है, तो इसमें बाज़ हीट जो है ये इन्वायरमेंट में भी ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पर अगर टी ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और टी बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये कंडीशन के ओबे नहीं कर रहा है। तो ये वाला देखते हैं, टी ए इज़ इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड टी बी इज़ इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। ये अगर इसको हम ऐड करते हैं, 60 + 50 इज़ इक्वल टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये भी नामुमकिन है। अगर इस सी को हम देखते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। तो यही पॉसिबिलिटी एक बनती है हमारे पास। और ये लास्ट ऑप्शन को अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास हो जाए 60 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास हो जाए 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी नामुमकिन है। यानी ये ए, बी और डी ऑप्शन जो है ये फेल होते हैं, सारे फेल है। सिर्फ ये वाला जो है ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, 45 जमा 45 को हम करते हैं, तो इससे हमारे पास 90 आ जाता है। तो फिर ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये कहाँ पर चला गया? सो वी कैन से दैट हीट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड to the environment how much? 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस इसमें आता है। यानी जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें डिफरेंस आता है, यानी 45 जमा 45 को अगर हम करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री सेल्सियस। और ये जो 10 डिग्री सेल्सियस ये इन्वायरमेंट में इन द फॉर्म ऑफ हीट ये चला गया है, तो इसने इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास पहला एमसीक्यूज। तो अगर दूसरे एमसीक्यूज को हम देखते हैं, ये इन एन आइसोलेटेड थर्मोडाइनमिक सिस्टम, अगर एक आइसोलेटेड थर्मोडाइनमिक सिस्टम है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इसमें गैस है या फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, जो भी है मॉलिक्यूल है, इसका एक ख़ास टेम्परेचर होता है, एक ख़ास तवानाई इसके साथ होती है, लेकिन ये आइसोलेटेड है इन्वायरमेंट से, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से न तो हीट लॉस टू इन्वायरमेंट ये नामुमकिन है आइसोलेटेड सिस्टम में। और नो मास ट्रांसफ़र, ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है, नो मास ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता है, नो मास ट्रांसफ़र ये भी नामुमकिन है। सो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन ए में लिखा है नो हीट ट्रांसफर टू द इन्वायरमेंट। चलो ये बात तो ठीक है, नाइदर हीट नॉर एनी मास आर ट्रांसफर टू द इन्वायरमेंट, ये बात तो बिल्कुल भी ठीक है। नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एंड हीट आर ट्रांसफर टू द इन्वायरमेंट,
ये बात गलत है। नो मास ट्रांसफर टू द इन्वायरमेंट, सो ये बात जो है नो हीट ट्रांसफर, इसमें सिर्फ हीट की बात है, लेकिन यहाँ पर दोनों बातों को डिस्कस किया हुआ है कि इसमें मास और हीट दोनों इन्वायरमेंट में नहीं जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट नो मास एंड नो हीट आर ट्रांसफर टू द इन्वायरमेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। तो चलो अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। के एमसीक्यूज नंबर 3 में हमें क्या क्या दिया गया है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय U is equal to half QV square. Option B is U is equal to half CV square, and option C is U is equal to half QC, and option D is U is equal to Q by 2 into V. तो यही ऑप्शन हमें दिया गया है, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस पर हम बात करने से पहले हम कैपेसिटर के बारे में सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको हमने किसी सोर्स के साथ, पोटेंशियल के एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो होता है वोल्टेज होता है, यहाँ पर हमारे पास चार्जेस आते हैं, यहाँ पर चार्जेस एकमोडेट होना शुरू करते हैं, और अगर इसके दरमियान कोई हमारे पास अदर मीडियम हो इसके दरमियान अदर देन एयर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यह है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो है यहाँ से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा है। तो अगर ये हमारे पास एक यहाँ पर एक कोई मीडियम है, इसके दरमियान हमने कोई एक मीडियम रखा हुआ है, माइका है, पेपर है, जो भी है, तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस अपने लिए अपनी तरफ नेगेटिव चार्जेस को खींचेगा, नेगेटिव चार्जेस को यहाँ पर खींचेगा, और ये नेगेटिव चार्जेस जब इस तरफ खींचेगा तो पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ रहेंगे, पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ रहेंगे, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्जेस अपनी तरफ नेगेटिव चार्जेस खींचेगा, और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो फील्ड बनती है इंटरनल फील्ड वो इस तरफ होती है, इंटरनल फील्ड इस तरफ होती है, इंटरनल फील्ड इस तरफ होती है। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट में होती है। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती है तो ये पेड़ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड़ से कम्युलेट होना शुरू हुए। लेकिन एक बात ख्याल रखें कि हमें जब एनर्जी को इसमें मालूम करते हैं तो सबसे पहले इनिशियली चार्जेस वाज जीरो, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं थे जब हमने यहाँ पर ये बैटरी लगाई या सेल लगाया, तो इनिशियली चार्जेस यहाँ पर नहीं थे। लेकिन जब हमने थोड़े से वक्त के बाद यहाँ पर चार्जेस एकमोडेशन होना शुरू हो गए, तो यानी चार्जेस इसके बाद हमारे पास हो गए क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर क्यू चार्जेस हमारे पास आ गए। तो इन का हम एवरेज निकालेंगे कि यहाँ पर टोटल चार्ज हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर टोटल चार्ज क्यों कितना आया है। तो इसका हम एवरेज निकालते हैं 0 प्लस क्यू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय 2। सो टोटल चार्ज हमारे पास क्यू बाई 2 यहाँ पर एकमोडेट हो गया है। टोटली कितना चार्ज हमारे पास यहाँ पर आ गया है, क्यू बाई 2 चार्जेज हमारे पास यहाँ एकमोडेट हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि वर्क डन हम इससे किस तरह निकाल सकते हैं। तो वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ा है, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको इस टेस्ट चार्ज को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा वी क्यू। और हमने ये भी पढ़ा है दैट कैपेसिटर में जो चार्ज एकमोडेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, वो डायरेक्टली जितना वोल्टेज हम बढ़ाते हैं इतना चार्जेस हमारे पास यहाँ पर एकमोडेट होना शुरू हो जाते हैं। तो चार्जेस जो होते हैं वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और प्रोपोर्शनल को जब हम कैंसिल करते हैं या इसको जब हम हटाते हैं तो इसकी जगह हम कैपेसिटेंस लगाते हैं। तो क्यों बराबर होता है हमारे पास, क्यों इज इक्वल टू CV। आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, सेकेंड ईयर में आपने भी पढ़ा है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इस पे हम पैर डिराइवेशन और इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, डी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू, फिर इसका इंटीग्रल लगाते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो होता है इंटीग्रेशन के जरिए डिफाइनाइट इंटीग्रल लगाते तो ये वाला इक्वेशन आ जाता है। लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट के लिए, चूंकि ये मेडिकल का टेस्ट था, मेडिकल के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हम अलग तरीके से इसको करते हैं। ये V और Q जो ये क्यों है, ये क्यू डैश डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर होता है, या क्यू डैश डिवाइडेड बाई 2 क्यू डैश बाई 2 इसके बराबर होता है।
या क्यू डैश न भी लगाए तो भी हमें पता चलता है कि बस इतना चार्ज एकोमोडेट हो गया है, तो क्यू बाई टू के बराबर होता है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं v इंटू क्यू की जगह हम लिखते हैं सी वी डिवाइडेड बाई टू। तो हमने इस तरह लिख लिया है। इसके बाद आप लिख सकते हैं एक 1/2 को हमने बाहर निकाला, थोड़ा सा इसको हम इस तरफ रखते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम अलग करते हैं। इसके बाद लिखते हैं c इंटू वी और वी जब इसके बेसिस सेम है तो पावर को हम एड अप कर सकते हैं, तो हाफ सी वी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन इस तरह है कि इसके बराबर है तो फिर ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारे पास टिक करेक्ट ऑप्शन है। शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है। इंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होती है, लेकिन यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो ये हो गया हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका डायग्राम हमने बनाना होता है। तो चलो देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ आते हैं। टू चार्जेस, वन ऑफ विच इज 3 माइक्रोकूलम एंड द सेकंड वन इज -1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 100 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट ए पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों चार्जेस के दरमियान कहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन पहले हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि हम किस तरह इसके लिए कर सकते हैं। ये हो गया Q1 चार्ज, और फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास Q2 चार्ज। ये दो चार्जेस हमारे पास हो गए। ये है हमारे पास +3 माइक्रो कोलम। यहाँ पर उन्होंने लिखा है टू चार्जेस वन ऑफ विच इज 3 माइक्रो कोलम। तो ये हो गया हमारे पास Q1 और ये हो गया हमारे पास Q2। तो ये हो गया हमारे पास Q2 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं चलो, -1 माइक्रो कोलम चार्ज है यहाँ पर हमारे पास। इनके दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है इसका, वो है 100 सेंटीमीटर। तो चूंकि इसका जो पोटेंशियल होता है ये ज़्यादा होता है, और इसका चूंकि इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है वो कम है, तो कम फासले पर ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप करेगा 0 को। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल जो है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसको लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर यहाँ से फासला ज़्यादा है और यहाँ से थोड़ा कम है, तो इस फासले पर इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो इसको हमने नाम दिया कि ये वाला फासला जो है, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने R का नाम दे दिया। ये वाला लेंथ जो है, इस पूरे लेंथ से अगर हम इस R लेंथ को माइनस करते हैं तो ये वाला लेंथ हमारे पास रह जाता है। यानी इस पूरे लेंथ से, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा लेंथ है L है, इससे अगर हम इस R को निकालते तो ये वाला लेंथ हमारे पास बच जाता है, और इस लेंथ को हम लिखते हैं L माइनस R। तो लेट एट पॉइंट P the potential is 0। यहाँ पर पोटेंशियल फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो आपने निकाला है सेकेंड ईयर में आपने किया हुआ है, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R। ये वाला फार्मूला को हम लगाते हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों दो चार्जेस है, तो इसके लिए हम किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोटल पोटेंशियल, ये इसका जो पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल, इसको हम एड अप करते हैं। तो किस तरह करते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट टोटल पोटेंशियल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं रीजन। यानी इस पूरे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने ये सारा का सारा जो मैथमेटिकल स्टेप्स है इसको हमने फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल जो होता है, इस पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल बराबर होता है इस चार्ज के पोटेंशियल, यानी V प्लस इसका इस चार्ज का जो पोटेंशियल है, यानी V नेगेटिव, ये वाला हमने लिखा है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शो किया हुआ है दैट लेट एट पॉइंट P पोटेंशियल इज 0। के पॉइंट P पर हमारे पास पोटेंशियल कितना होता है, टोटल पोटेंशियल यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हमने 0 लिख लिया है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमारे पास लिखते हैं, इसको हम Q, चूंकि यहाँ पर इसको हमने Q1 नाम दिया है, इसको हमने Q2 नाम दिया है, तो इसको हम लिखते हैं Q1 डिवाइडेड बाई, और Q1 के साथ जो लेंथ रिलेटेड है वो है L माइनस R।
तो यहाँ पर R की जगह हम क्या लिखेंगे, L माइनस R लिखेंगे। हाँ, और ये जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव में तब्दील हो जाए, क्योंकि ये चार्ज जो है -1 माइक्रो कूलम है, यानी -1 Q1 जो है, ये जो Q2 है ये -1 है, और ये माइनस और प्लस जब ज़रब होते हैं, जमा ज़रबे मनफी इज इक्वल टू मनफी, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाई सिंपल R, यानी इसके साथ जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस हमने लगाना होता है Q2 के साथ। तो ये मेरे ख्याल में अब आसान हो गया। इसको अगर हम उधर शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाई, ये नेगेटिव वाला साइन पर हमने ऑलरेडी इसको ख़त्म किया हुआ है, फिर यहाँ पर नहीं लिखना है। डिवाइडेड बाई R विल बी इक्वल टू KQ1 डिवाइडेड बाई L माइनस R। पुटिंग वैल्यूज़, इसमें अगर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास आ जाएगा इम्प्लाइज दैट K अपनी जगह और Q2 की जो वैल्यू है वो है 1 माइक्रो कोलम्ब डिवाइडेड बाई, ये आपस में ज़रब है, ठीक है, ये आपस में ज़रब है, डिवाइडेड बाई R जो है इसका हमें पता नहीं है कि कितना है, इज इक्वल टू K, और Q1 की जो वैल्यू है वो है +3 माइक्रो कोलम्ब, यानी 3 माइक्रो कोलम्ब, इसके साथ K के साथ ज़रब है, डिवाइडेड बाई L माइनस R जो है, L हमें पता है कि कितना है, वो है 100 माइनस R की कीमत हमें मालूम नहीं है, तो इसको हमने मालूम करना होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह लिखा। अगर इस K को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो K बाई K आपस में कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। इस माइक्रो कॉलम को अगर हम उधर शिफ्ट करते हैं तो माइक्रो कॉलम और माइक्रो कॉलम आपस में कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ उससे कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर R विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 100 माइनस R, ये इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को जब हम हल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, तो यहाँ पर ये 100 माइनस R उधर चले जाएंगे, 100 माइनस R ज़रबे 1 विल बी इक्वल टू, अगर एक किसी के साथ भी ज़रब होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और R को जब यहाँ पर लेकर आते हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3R बन जाएगा। ये R जो है यहाँ पर माइनस से इधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस हो जाएगा, 3R प्लस R, इस यहाँ से हमारे पास 4R आ जाएगा, यानी अगर ये माइनस R उधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस R हो जाएगा, 3R प्लस 1R इज इक्वल टू 4R हमारे पास हो जाएंगे। सो 100 विल बी इक्वल टू 4R, दोनों को 4 पर तकसीम करते हैं, दोनों को 4 पर तकसीम करते हैं, तो ये 4 और 4 तो आपस में कैंसिल आउट करेंगे, तो सिर्फ R बन जाता है हमारे पास, और 1 4 4 4 25, सो तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 25 है, चूँकि 100 जो है ये सेंटीमीटर में है तो ये 25-20 सेंटीमीटर में होगा, तो हमारे पास R कितना आ गया, R इज इक्वल टू 25 cm सेंटीमीटर, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर वो है, R हमें क्या बताता है, R हमें बताता है कि Q2 से फासला हमें बताता है, सो ये हमारे पास हो गया 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कि Q2 से अगर हम 25 सेंटीमीटर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में इस तरह पूछा गया होता कि Q1 से कितने फासले पर हमारे पास पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा है ये वाला फासला L माइनस R, L 100 के बराबर होता है, R 25 के 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, तो ये वाला फासला हमारे पास बच जाता है 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर यानी +3 माइक्रो कूलम्ब चार्ज से अगर हम 75 सेंटीमीटर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल हमारे पास 0 हो जाएगा। आई होप सो कि ये वाला MCQs आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।